हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक ये स्टार्ट किया था। क्लियर। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप वो टॉपिक्स देख चुके होंगे। क्लियर। इस वीडियो में मैं हाइड्रोकार्बन यानी जो टॉपिक्स है हाइड्रोकार्बन पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक है, चाहे ये वीडियो 30 मिनट्स का हो या 45 मिनट्स का हो, ज़रूर आप देखिएगा, जिससे पूरा आपके अंदर जो हाइड्रोकार्बन के प्रति डर होता है ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसी में साथ साथ बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन की संरचना कैसी होती है। चलिए समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए, वे यौगिक है ना, वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, है ना, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, या ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वही चीज़ मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखिए, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित रहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH4, देखिए CH4 में कार्बन है और हाइड्रोजन है। C2H6 में कार्बन है, हाइड्रोजन है। C6H12 में कार्बन है और हाइड्रोजन है। अरे समझ में। देखिए, अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये अब समझिए। देखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन परमाणु एक दूसरे से खुली श्रृंखला में जुड़ी होती हैं, है ना, खुली श्रृंखला में जुड़ी होती हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे समझ में, फिर से सुनिए। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यही लिखा हुआ है, देखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में जुड़ी होती है ना, खुली श्रृंखला में जुड़ी होती है, उसे हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे देखिए CH4, CH4 को बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? ना सुनिए, CH4 को बोलते हैं मेथेन। तो CH4 क्या है? एक कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब CH4 की संरचना आप बनाओगे, ठीक है, मैं संरचना बनाना सिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में ही आपको। तो देखिए, C हो गया, बीच में H कितने हैं? 4 है, तो देखिए 4H मैंने दे दिया। ये एक प्रकार की खुली श्रृंखला है। क्या ये? खुली श्रृंखला है, इसलिए यह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही एक और देखिए, अगर दूसरा होता C2H6, है ना, चलिए इसको हटाता हूँ। देखिए C2H6 ये भी क्या है? एक प्रकार का, तो एक प्रकार का है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अगर मैं इसका बनाना चाहूँ तो इसको कहते क्या है? तो ध्यान सुनिए, इसको कहते हैं एथेन। क्या कहते हैं? एथेन। क्लियर। तो एथेन का बन जाएगा C कितने हैं? 2 है, तो 2 लगाएंगे C। उसके बाद H कितने हैं? 6 है, तो चलिए 6 देता हूँ। देखिए 1 2 3, इधर H कितने हो गए? तो 3, और इधर दे दूंगा 3, ऐसे। ठीक है, तो क्या हो गया? ये बनेगा C, और H कितने हैं? 3, तो CH3। ये बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, C, इधर भी H3 है, तो CH3। यानी देखिए, ये भी क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए यह क्या है? तो आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। चलिए अब समझते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें, ठीक है, जिसमें कार्बन परमाणु
ठीक है, एक बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं। ध्यान सुनिए, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जो हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में जुड़ेंगे वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा, और जिसमें बंद श्रृंखला में जुड़ेंगे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे C6H6, ध्यान सुनिए, C6H6 इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन, C6H6। तो बेंजीन का पिक्चर ये बना होता है। क्या होता है? बेंजीन का पिक्चर ये है। तो देखिए ये बंद एक श्रृंखला है। ये क्या है? एक बंद श्रृंखला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को डिटेल्स के साथ पढ़ते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार की होती है ना, और ये 2 प्रकार की होती है ये बताऊंगा, और उसमें पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। और ये आपको बता दो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इतनी ही आपको पढ़नी है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है बस यही आपको पढ़ना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। बट आगे चल के मैं आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, बेंजीन है ना, ठीक है। सब कुछ आपको IUPAC नाम पढ़ाने के बाद आपको धीरे धीरे सब आप पढ़ोगे पूरे लास्ट तक, तो आपके ब्रेन के अंदर पूरा चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए अब इसे रफ करता हूँ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एलिफैटिक, एरोमेटिक, है ना। एलिफैटिक क्या होता है? जो खुली श्रृंखला में जुड़ी होती हैं, ठीक है, और एरोमेटिक बंद श्रृंखला में जुड़ी होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बेंजीन। क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, अब समझिए कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है कि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे हाइड्रोकार्बन, है ना, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है ना। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकता, ध्यान सुनिए, प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? एकल बंध से जुड़ी होती है, या चारों संयोजकता संतुष्ट होती हैं। क्या होता है? ये भी लिख सकते हैं कि चारों संयोजकता संतुष्ट होती हैं, है ना, संतुष्ट होती हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर से एक बार सुनिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध से जुड़ी होती हैं या संतुष्ट होती हैं, वो क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आगे समझ में, जैसे CH4, C2H6, C4H10। तो देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा वो एकल बंध से जुड़ा होगा। तो देखिए मेथेन है ना, वो एकल बंध से जुड़ा है, मेथेन CH4, एथेन C2H6, ब्यूटेन C4H10। ये सब हम लोग सीखेंगे कि कैसे फार्मूला ज्ञात किया जाता है, ये IUPAC में पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, मतलब कि एकल बंध। सिंगल बॉन्ड ऐसे होता है, अगर ऐसे आपको दिख जाए, जैसे मान लीजिए कि मैंने बनाया, देखिए CH4 का बनाता हूँ, C इधर भी H, इधर H, इधर H और इधर H। देखिए सब एकल बॉन्ड है। क्या ये एकल बॉन्ड है? इसलिए ये जो हाइड्रोकार्बन होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। आ रहा समझ में ना? ऐसे देखिए इसका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 होता है। क्या होता है?
इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। मतलब कि अगर n का मान आप 1 रखते हो तो देखिए ध्यान से सुनिए, CnH2n+2, अगर n का मान अगर 1 रखता हूँ तो देखिए क्या होगा, C और 1 का 1 C1H, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 2 हो जाए 2 और 2 2 4 हो जाएगा, यानी CH4 क्या बना, तो आपका मेथेन क्या बना, मेथेन, यानी CH4। ऐसे ही n का मान आप 1 2 3 4 5 ऐसे रख सकते हो। क्लियर, तो CnH2n+2। अब देखिए यहाँ पे C4H10 है, देखिए C का मान कितना है 4, तो n के जगह पे क्या रखेंगे 4, इधर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 2 10, तो ये C4H10। तो इसका सूत्र यही होता है CnH2n+2। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि CnH2n+2 होता है किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र। ठीक है, अब CnH2n+2 को किस नाम से लिख के दिखाएंगे तो ध्यान रखिए, उसको बोलेंगे एल्केन। क्या है ये, एल्केन श्रेणी। क्या है ये, एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी में जितने भी है, जैसे CH4 में मेथेन, C2H6 में एथेन, C4H10 में ब्यूटेन, आप देख रहे हैं इसमें सब में N लगा है, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, N शब्द। तो देखिए इसके कार्बनिक यौगिक में N जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, N जुड़ा होता है। क्लियर, क्या जुड़ा होता है, N जुड़ा होता है। क्लियर, चलिए दूसरी पॉइंट्स कि ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, कम अभिक्रियाशील है। क्या है ये, कम अभिक्रियाशील होता है ना, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अभिक्रियाशील होता है। दूसरा, ये कम अभिक्रियाशील होता है तो क्या करता है ना, दूसरे तत्वों के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है, मतलब अपने जगह पे दूसरे तत्वों को बुला लेता है और खुद उसके जगह पे चला जाता है, उसे ही बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अभिक्रियाशील होता है, कम होने के साथ साथ ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। नेक्स्ट देखिए, कम अभिक्रियाशीलता के कारण, मैंने बताया इसमें कम अभिक्रियाशील होता है, तो कम अभिक्रियाशीलता के कारण जो से इसे जो है क्या कहता है, पैराफिन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पैराफिन भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहा जाता है, याद रखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, पैराफिन कहा जाता है। नेक्स्ट, मैंने आपको ये पूरा चीज़ें समझा दिया, क्या क्या समझाना हो कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ये कम अभिक्रियाशील होता है जिसके कारण यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। इसमें कार्बन परमाणु जो है कि किससे जुड़े होते हैं, N से जुड़े होते हैं, किससे, N से जुड़े होते हैं। यह बात आपको समझ में आ गया। यही मैंने 4 से 4 पॉइंट्स लिखा है और ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार का मतलब कि ये नॉर्मल प्रदर्शित करने के लिए, एक होता है अचक्रीय यौगिक, है ना, एक होता है चक्रीय यौगिक। अचक्रीय यौगिक का मतलब क्या होता है, जो चक्र के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन चक्र में नहीं जुड़े होते। और चक्रीय में क्या होगा ना कि चक्र में जुड़े रहेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इसको हटा दे, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपको समझाऊँ कि चक्रीय और अचक्रीय क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए अचक्रीय का मतलब, अचक्रीय यौगिक, देखिए मैं लेता हूं कार्बन को, ध्यान सुनिएगा, C4H10 लेता हूं। क्लियर, ये है ब्यूटेन का, किसका है ये, ब्यूटेन का। C4H10 लेता हूं और चक्रीय यौगिक बनाता हूं, मतलब चक्र में नहीं रहेंगे। तो कार्बन कितने हैं, 4, तो लिख दूंगा 1 2 3 4। इसमें ब्यूटेन है तो सिंगल बॉन्ड से होगा, लगा दीजिए यहाँ पे, ऐसे। ये जो मैंने श्रृंखला बनाया है, ये श्रृंखला अचक्रीय यौगिक है। क्या है ये, अचक्रीय यौगिक। आगे समझ में ना, देखिए ये हमारे पास अचक्रीय यौगिक। अब देखते हैं कि इसी चीज को चक्रीय यौगिक में कैसे जोड़ेंगे, है ना। यही जो ब्यूटेन है इसको चक्रीय यौगिक में कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 2 ऊपर और 2 नीचे।
क्लियर। अब इसको जोड़ देता हूँ ऐसे चक्र के रूप में, क्लियर। तो यहाँ पे अब H जोड़ दूँ, दिख रहा है आपको, ये मैंने क्या किया, सबको जोड़ दिया। अब देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो बना हुआ है ना, ये है चक्रीय यौगिक। क्या है ये? चक्रीय यौगिक, ठीक है। ये क्या है? चक्रीय यौगिक, क्लियर। तो ये इसको बोलते हैं चक्रीय यौगिक और ये है अचक्रीय। ये चक्र में जुड़ा हुआ है गोल में और ये नहीं जुड़ा है, इसलिए इसको अचक्रीय, इसको बोलते हैं चक्रीय यौगिक। आ समझ में? चलिए, ये था हमारा क्या चीज कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब चलिए आगे कुछ और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसको हटा दो, नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि जो जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कितने? सिंगल बॉन्ड से, यानी एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एकल बंध से, है ना, एकल बंध से जुड़े होते हैं। तो देखिए, एकल बंध से अगर ये जुड़े होते हैं तो मैं बता दूं, एकल बंध में, ध्यान सुनिए, एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ध्यान सुनिए, एकल बंध में कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है? तो 2। ये मैं आपको बता चुका था पीछे भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि एकल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। याद रखिएगा कि एकल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2, क्लियर। और एकल बंध से कौन सा हाइड्रोकार्बन जुड़ा होता है? तो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए, अब हम लोग जानते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी बहुत आसान है, ये मैं खुद बोलूँगा, आप सब कुछ लिखते चलिएगा। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध, है ना, द्विबंध तथा त्रिकबंध से जुड़े होते हैं, है ना। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध तथा त्रिकबंध से जुड़े होते हैं, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें कार्बन जो है ना, वो 4 संयोजकताओं से संतुष्ट नहीं होती हैं। ध्यान रखिएगा, संतृप्त में क्या हो रहा था कि संतुष्ट हो रहा था, बट ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कि 4 संयोजकताओं से संतुष्ट नहीं होती है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्लियर। अब देखिए, ये द्विबंध से जुड़ा होता है तो द्विबंध ऐसे होता है, उसके बाद त्रिकबंध से जुड़ा होता है तो त्रिकबंध ऐसे होता है, क्लियर। अब इसका सामान्य सूत्र देखिए क्या होगा। देखिए, द्विबंध का जो सामान्य सूत्र होता है ना, CnH2n होता है। क्या होता है? द्विबंध का CnH2n, क्लियर। और त्रिकबंध का होता है ना CnH2n-2। याद रखिएगा कि एकल बंध के लिए क्या था? Cn, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, एकल बंध के लिए CnH2n+2 था, डबल बॉन्ड के लिए CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड के लिए CnH2n-2। ये क्या है? सामान्य इसका सूत्र हो गया। आगे समझ में? देखिए, अब जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो जैसे देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ना, जैसे मैं आपको बात करूं, यहाँ पे n का मान मैं रखता हूं 1। क्या रखता हूं? 1। तो क्या होगा? C, है ना, n के जगह पे 1, H2n, तो 2 × 1 यानी H2, CH2। अब इसको क्या पढ़ेंगे? तो ये होगा मेथीन। क्या होगा? मेथीन। अब आप ध्यान से सुनिए, जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं ना, उसमें जोड़ते हैं इन। क्या जोड़ते हैं? इन, है ना। जो कार्बनिक यौगिक होगा उसमें क्या जोड़ेंगे? इन। तो देखिए, ये हो गया मेथीन, है ना। ऐसे ही आप 2 जोड़िए तो C2H4, है ना। तो मेथ एथ, ये बनेगा एथीन। क्या बनेगा? एथीन। आपको आ रहा है समझ में? ये बनेगा एथीन, क्लियर। तो ये मेथीन, ये एथीन। ऐसे ही ये ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए, ट्रिपल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जोड़ते हैं आइन। क्या जोड़ते हैं?
आइन, है ना, ठीक है, क्या जोड़ते हैं, आइन। तो आइन जब जोड़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो CnH2n-2, अब n का मान 1 रखे तो क्या होगा, C यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए H 2 1 कम 2 माइनस 2 यानी H0, ये नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता, कार्बन 1 रहेगा तो ये नहीं बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन 2 पे ध्यान भी रखिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड यानी कितने कार्बन पे नहीं बनता है, तो 1 कार्बन पे। अब 2 रखेंगे तो C2, अब 2 दूना 4 माइनस 2 यानी C2H2। इसको क्या पढ़ेंगे, तो मेथ एथ, क्या पढ़ेंगे, एथाइन, क्या पढ़ेंगे, एथाइन। अब देखिए इसमें आइन शब्द जुड़ा है तो एथाइन, क्या पढ़ेंगे इसको, एथाइन। आप चिंता ना करिए, मैं जब IUPAC पढ़ाऊंगा ना तो उसमें ये निकालना सिखाऊंगा कि कैसे इसका नामकरण किया जा रहा है, ये मेथिन कैसे बन गया, एथिन कैसे बन गया, एथाइन कैसे बन गया, सब आप सीखने वाले हो। तो आपको समझ में आ गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कि वे हाइड्रोकार्बन जो जिसके अंदर कार्बन परमाणु में डबल और ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तथा इनकी चारों, है ना, जो कार्बन की संयोजकता है वो संतुष्ट नहीं होती हैं, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द्विबंध, 2 बंध ये है, त्रिकबंध ये है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्लियर। इसका एग्जाम्पल मैंने मेथिन, एथिन और इसका दिखाया एथाइन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब चलिए और आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि ये अधिक, है ना, ध्यान सुनिए, ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये भी आप याद रखिएगा कि क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। अधिक अभिक्रियाशील होता है इसलिए जो अभिक्रिया बनाता है ना वो होता है योगात्मक। क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया। क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया बनाता है वो क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया। ये भी बात आपको याद रखना है आगे समझ में। तो ये था हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिसके अंतर्गत मैंने संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूरा कंप्लीट कर दिया। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या क्या है, तो चलिए एक एक अंतर आपको समझाता हूँ। मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, बस आपको समझाऊंगा। आप उसे जब कॉपी पे लिखोगे ना तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होता है। क्लियर। कल मैंने आपको ये बात जरूर बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। उसका कुछ उदाहरण भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। क्लियर। चलिए अब हम लोग पहले अंतर समझते हैं, उसके बाद संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसकी संरचना भी सीखेंगे कि संरचना कैसे बनाई जाती है। क्लियर। तो चलिए देखिए, मैंने लिखा है एक साइड संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे साइड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला यही कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है ये अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई होता है। ध्यान रखिएगा, देखिए नाम लिखा है संतृप्त तो स से स्टार्ट है इसलिए अस्थाई, उसमें भी स्वर है। तो ये हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन अस्थाई होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या लिखेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अस्थाई होते हैं। क्लियर। तो पहला यही गुण, ठीक है ना, संतृप्त में यह हाइड्रोकार्बन अस्थाई होते हैं और असंतृप्त में यह हाइड्रोकार्बन जो है कि अस्थाई नहीं होते हैं, यानी कम अस्थाई होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट दूसरा लिखेंगे कि इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, लेकिन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें योगात्मक अभिक्रिया होती है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है और योगात्मक अभिक्रिया क्या है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे ये सब अभिक्रिया आपको समझ में आने लगेगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, योगात्मक अभिक्रिया क्या है। बस आप इतना याद रखिए कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा किया जाता है और जो योगात्मक अभिक्रिया है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा किया जाता है। तीसरा पॉइंट कि जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो सभी
एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना कि द्विबंध और त्रिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट चौथा पॉइंट ये लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? ये कम मतलब कि अभिक्रियाशील होते हैं। आगे समझ में ना, या जिसको क्रियाशील भी कहते हैं। ये जो है ना कि कम अभिक्रियाशील होते हैं, यानी किसी से रिएक्शन बहुत कम करते हैं। कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कम रिएक्शन करते हैं, इसीलिए इनका अलग से नाम है पैराफिन। क्या बोलते हैं? पैराफिन। तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहा जाता है। याद रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहा जाता है। किसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहा जाता है। क्यों पैराफिन कहा जाता है? क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, यानी क्रियाशील होते हैं। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना कि ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, है ना, ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। लेकिन जो इसका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को अलग से नाम दिया गया है ओलिफिन। क्या बोला गया है? ओलिफिन। अब क्यों ये द्विबंध को ही ओलिफिन कहा जाता है? आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो संतृप्त है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो ये कम क्रियाशील होती है, और जब कम क्रियाशील होती है तो इसे पैराफिन बोलते हैं। लेकिन असंतृप्त की बात करूं तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसे हम ओलिफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन। क्यों ओलिफिन कहते हैं? कि जब ये डबल बॉन्ड जो है कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है ना, किसके साथ? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो तेल जैसा पदार्थ को बाहर निकालने लगता है ना, यानी ऑयल बाहर निकालने लगता है, इसलिए नाम है ओलिफिन, यानी ऑयल बाहर निकालने लगता है। जब द्विबंध वाले जो कार्बन परमाणु है, अगर वो जुड़ेंगे किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो ऑयल निकालने लगते हैं, इसीलिए इनका नाम हो गया है ओलिफिन। क्लियर? नेक्स्ट, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। देखिए, CnH2n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्लियर? ये भी याद रखिएगा, CnH2n+2 होता है, इसलिए इस श्रेणी को कहा जाता है एल्केन श्रेणी। क्या कहा जाता है? एल्केन श्रेणी। ये मैंने आपको कल भी समझाया था। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्केन श्रेणी में आते हैं, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्लियर? अब समझते हैं कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसका जो सामान्य सूत्र होता है, अगर वो द्विबंध है तो उसका सूत्र होगा CnH2n। क्या होगा? CnH2n। लेकिन अगर त्रिक बंध है तो वहां पे होगा CnH2n-2। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब संतृप्त था तो वो एल्केन श्रेणी में था और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 था। लेकिन जब असंतृप्त हो गया तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड के लिए CnH2n और ट्रिपल बॉन्ड के लिए CnH2n-2 होता है। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, जो CnH2n होता है ये एल्कीन श्रेणी में आते हैं। कौन सा? एल्कीन श्रेणी। और दूसरा CnH2n-2 होता है ना, वो एल्काइन श्रेणी में। किसमें? एल्काइन श्रेणी में आते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये था संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। अब मैं आपको ये स्क्रीनशॉट लेने का समय देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे अब चलते हैं। चलिए, अब जो है कि हम लोग सीखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो संरचना है वो कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संरचना कैसे बनाना है। चलिए इसको मैं रफ कर दूं, देखिए। चलिए तो समझते हैं, यही हम लोग जानेंगे कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है ना और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आखिर में इनकी संरचना कैसे बनता है। क्लियर? और इसका फार्मूला कैसे डिसाइड होता है, सब हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अब आप मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। मैंने अभी 3 चीजें आपको समझाया। क्या क्या समझाया वो बोर्ड पे मैं साइड में नोट कर देता हूं, ताकि आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहे इस बात को लेकर के। देखिए, हमने अभी देखा था एल्केन। क्या देखा था? एल्केन।
एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्लियर। और इसमें जो शब्द जुड़ेगा वो ध्यान रखिएगा, वो जुड़ेगा एन। क्या जुड़ेगा? एन। आगे समझ में देखिए, एल्केन, केन आ रहा ना, के न ए न आ रहा ना, तो एन जोड़ेंगे। क्लियर। ऐसे दूसरा हमने देखा था एल्कीन। क्या देखा था? एल्कीन। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्लियर। और इसमें जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, देखिए कीन, इन है ना, क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। आगे समझ में। नेक्स्ट देखा था हमने एल्काइन। क्या देखा था? एल्काइन। और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। और इसमें देखिए क्या जुड़ा है? एल्काइन, आइन। क्या जुड़ा है? आइन। ये हमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आइन। क्लियर। अब समझिए इस बात को, जो एल्केन था ये क्या है? तो संतृप्त है। ये क्या है? संतृप्त। यही हम लोग देखे थे। और जो ये दोनों है ये है असंतृप्त। क्या है? असंतृप्त। ये मैंने आपको ये समझाया था अभी। चलिए एक एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि आखिर में एल्केन वाला कैसे बनने वाला है। तो देखिए मैं आपको पहले 2 चीज़ें और 3 चीज़ें बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि कार्बन 1 हो, क्या हो? कार्बन 1 हो, तो उसको पढ़ेंगे मेथ। क्या पढ़ेंगे? मेथ। ये चीज़ें IUPAC में भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। बस यहाँ पे मैं केवल 3 ही कार्बन तक लेके चलूँगा, लेकिन जब आपको IUPAC पढ़ाऊँगा ना तो वहाँ पे आपको 10 कार्बन तक लेके चलूँगा। क्लियर। मैं 3 इसलिए लेके चलता हूँ ताकि मैं आपको इसकी संरचना, संतृप्त और असंतृप्त की संरचना को समझा सकूँ। क्लियर। इसलिए मैं केवल 3। तो ये मेथ, दूसरा C2, इसको बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। क्लियर। तो मेथ, एथ। नेक्स्ट C3 होता है प्रोप। क्या होता है? प्रोप। अगर कार्बन जहाँ पे 3 होगा वहाँ पे प्रोप शब्द प्रयोग करेंगे, कार्बन जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे एथ करेंगे, कार्बन जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे मेथ करेंगे। ठीक है। तो मेथ, एथ, प्रोप। आ रहा समझ में। चलिए 3 कार्बन पे लेके चलते हैं। सबसे पहले आते हैं संतृप्त यानी एल्केन श्रेणी का समझते हैं। देखिए CnH2n, देखिए CnH2n+2। अब समझिए, अगर कार्बन 1 रखता हूं तो यहाँ पे क्या होगा? C1 होगा, H। यहाँ पे देखिए 2 × 1 + 2 होगा ना, n के जगह पे 1 रखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे C1 को नहीं लिखना है तो देखिए यहाँ पे 2 × 1 = 2 और 2 4 यानी CH4। क्या होगा? CH4। अब देखिए C, 1 कार्बन था तो क्या पढ़े थे? मेथ। तो लिखूंगा मेथ। क्या लिखूंगा? मेथ। अब देखिए ध्यान सुनिए, ये किस श्रेणी का है? तो एल्केन श्रेणी का है। इसमें क्या जोड़ते हैं? एन। तो मेथ में एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एन। तो क्या होगा? मेथेन। क्या होगा? ये मेथेन। आगे समझ में ना कि क्या हो गया? मेथेन। अब इसका संरचना देखते हैं। क्या देखते हैं? संरचना कैसे बनेगा। तो देखिए कार्बन कितने हैं? तो 1 है, तो 1 कार्बन मैंने कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? तो 4 हैं। मैं अगल बगल इसके 4 हाइड्रोजन लिख देता हूं। देखिए ये हो गया 4 और ये हो गया 4। अब मैं सिंगल बॉन्ड से जोड़ दूंगा। क्या करूंगा? सिंगल बॉन्ड से जोड़ दूंगा। क्लियर। क्यों सिंगल बॉन्ड से? तो हम जानते हैं कि जो एल्केन होता है, संतृप्त होता है, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, लेकिन जो एल्कीन होता है ना वो डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है। जो एल्काइन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो अभी हम लोग एल्केन का देख रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका? मेथेन का। ऐसे ही बनाता हूं C2H6 है ना, C2H6। ये किसका है? तो ये देखिए 2 कार्बन है तो मेथ, एथ, यानी ये होगा एथेन। क्या होगा? एथेन। आगे समझ में। अब इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे देखिए ध्यान से। ठीक है। अब देखिए कार्बन कितने हैं? तो 2 हैं, तो मैं 2 कार्बन 1 और 2 कर दिया। हमें पता है कि एथेन है यानी एन शब्द लगा है तो ये सिंगल बॉन्ड वाला है, क्योंकि इसी में तो एन लगता है ना, तो सिंगल बॉन्ड वाला है। तो चलिए सिंगल बॉन्ड लगा देता हूं। अब टोटल कितने हाइड्रोजन है? तो 6 हैं, तो अगल बगल देता हूं 1 2 3। देखिए यहाँ पे हो गया 3 हाइड्रोजन। ठीक है। इधर भी जोड़ देता हूं H और H। देखिए कार्बन के अगल बगल 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के अगल बगल 3 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गया। कार्बन कितना हो गया? 2। तो C2H6 यानी एथेन का ये संरचना हो गया। कंप्लीट।
चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगर प्रोप होता तो प्रोप में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब चलिए मैं इसको हटा दूं, अब समझिए आप ध्यान से मेरी बातों को। प्रोप में एन जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रोपेन। अब प्रोपेन का समझते हैं, प्रोपेन। अब बताइए प्रोपेन में 3 है ना, तो C3। अब H कितने हो जाएंगे, तो 3 दूना 6 और 2 8, C3H8। अब बनाइए इसका स्ट्रक्चर। देखिए कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3। क्लियर। सब जो है कि हमें पता है एन जुड़ा है तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। चलिए अब हमको 4 इसकी संयोजकता पूरा करना होता है, क्योंकि हम लोग अभी चीजें पढ़ चुके थे संतृप्त में भी कि इसमें 4 संयोजकता जो है ना क्या होती है, संतुष्ट होती है। तो 4 संयोजकता देखिए, एक है ये डंडी तो 3 और चाहिए, टोटल 4 डंडी चाहिए। याद रखिएगा टोटल 4 डंडी चाहिए। देखिए तो इसके हाइड्रोजन H और H। अब देखिए इस कार्बन के पास कितने डंडी हैं, तो 1 और ये 2, और कितना चाहिए इसको 2, तो ऊपर दे दूंगा 1 और नीचे 4 हो गया ना, 1 2 3 4। अब देखिए इस कार्बन के पास 1 डंडी है तो और कितना दूंगा, 3 इसको दे दूंगा, यानी H। ठीक है, तो देखिए कितने हो गए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। आगे समझ में, ये है स्ट्रक्चर किसका, एल्केन का, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। कंप्लीट हो गया। चलिए अब समझते हैं कि सेकेंड यानी ये एल्कीन वाला कैसे बनाएंगे। इसको नोट करिए फटाक से। चलिए देखिए अब समझते हैं एल्कीन वाला। तो एल्कीन में क्या जोड़ेंगे, इन ना, तो देखिए मेथ में इन जुड़े तो क्या हो जाएगा, मेथीन। क्या होगा, मेथीन। ये बात आपको समझ में आ गई। कार्बन एक है तो हमें पता है CnH2n, तो यानी CH2 क्या हो जाएगा मेथीन का, CH2। ये हो गया फार्मूला। क्लियर। अब इसका संरचना बनाना है तो कार्बन कितना है, 1 है। हमें पता है कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो आपको दिख रहा है कि 2 है। क्या है, हाइड्रोजन 2 है। तो जब 2 हाइड्रोजन है तो इसके अगल बगल हाइड्रोजन को मैं रख देता हूं। ध्यान से सुनिए क्या कर दिया मैंने, रख दिया। अब आप बताइए जब ये अगल बगल अगर हाइड्रोजन को मैंने रख दिया है तो हमें पता है कि 4 डंडी चाहिए। कितने डंडी, 4 डंडी। तो हम पता है कि मेथीन इन जुड़ा है तो इन में डबल बॉन्ड होता है, तो इधर 2 हो गया और इधर 2 हो गया। तो देखिए 2 और 2 4, ये हो गया मेथीन का। क्या हो गया, मेथीन का। आ रहा समझ में, ये है संरचना मेथीन का। ऐसे ही समझते हैं ये एथ वाला। तो एथ का क्या होगा, तो मैं हटा दूं इसको। देखिए एथ का होगा एथीन। क्या होगा, एथीन। देखिए एथीन है ना। और एथीन में कितने कार्बन है, तो 2 है। कितने हैं, 2 है। और जब 2 है तो देखिए इसमें इन जुड़ा है तो एथीन हो गया है। आगे समझ, 2 है तो C2। अब पता है कि 2 है तो यहाँ पे H क्या होगा, 2 दूना 4, यानी C2H4। ये क्या होगा, एथीन का। अब कितने कार्बन है, तो 2 है, बनाएंगे 2। क्लियर। अब हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 हैं। जब हाइड्रोजन 4 है तो बताइए 2 हाइड्रोजन इसको दे देता हूं, इस कार्बन को, और 2 हाइड्रोजन इसको दे देता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 2 हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कि इसमें नहीं पता कि कौन सा बॉन्ड लगेगा। सपोज करिए मैंने बस मुझे इतना पता था कि हाइड्रोजन 4 है तो दोनों कार्बन को 2 दे दिया। अब समझिए हमको कार्बन और कार्बन के बीच कितने डंडी चाहिए, तो टोटल 4। कितनी चाहिए, 4 डंडी चाहिए। तो 4 डंडी चाहिए। अगर मैं इस कार्बन और कार्बन के बीच का 2 डंडी दे दूं और साइड में इन लोगों को 1 दे दूं, हाइड्रोजन वाले को भी 1 दे दूं, तो देखिए ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डंडी कंप्लीट हो गया। ये हो गया एथीन का संरचना सूत्र। क्लियर। ऐसे ही देखिए। अब चलिए देखते हैं, है ना, प्रोप वाला यानी कार्बन 3 का। तो कार्बन 3 का क्या होगा, हटा दूं इसको। चलिए देखिए कार्बन 3 वाले का यानी प्रोप में इन जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रोपीन। और प्रोपीन का आप कहें तो सूत्र क्या होगा, तो C3H6 है ना, C3H6। देखिए N का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा हाइड्रोजन का। चलिए तो कार्बन कितने हैं, 3 है, तो 1 2 3 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि हाइड्रोजन 6 है तो इनको बांटना है। अब सुनिए कैसे बांटेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या करता हूं कि एक डबल बॉन्ड लगा देता हूं कार्बन और कार्बन के बीच में। जब डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो देखिए कार्बन को 2 तो मिल चुके हैं, तो कितना बचा है, इधर 2 दे दूंगा, इधर दे दिया इसको 2। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब मैं इधर क्या करता हूं कि इधर दे देता हूं 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसको दे देता हूं। इसको दिया था 2, तो देखिए 1 2 3 4 डंडी कंप्लीट। इधर 1 2 3, 1 डंडी और हो जाएगा 4। तो देखिए कितने हुए अभी हाइड्रोजन,
1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गए। अभी एक हाइड्रोजन बचा है, 6 है ना, तो एक बचा है, तो एक क्या करूँगा, इसको दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके डंडी कितने हो गए, 1 2 3 4 कंप्लीट। इधर देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट, इधर 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट हो गया। यानी प्रोपीन का ये है संरचना सूत्र। आगे समझ में चलिए, अब हम ऐसे ही समझते हैं एल्काइन का, है ना, एल्काइन का संरचना सूत्र समझते हैं। देखिए हटा दूं इसको, देखिए अब समझते हैं एल्काइन। देखिए एल्काइन में अगर ये मेथ जोड़ते हैं ना, तो मेथ में आयन जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेथाइन। क्या होगा, मेथाइन। अब मेथाइन होगा तो कार्बन कितने हैं, 1 है, तो देखिए यहाँ पे रखूंगा CN, यानी CN का मान 1 होगा तो C हो गया। अब देखिए H2N, 2 एकम 2 माइनस 2 यानी H हो जाएगा 0। इसका मतलब कि मेथाइन का होता ही नहीं है, मेथाइन कोई फार्मूला ही नहीं होता है, क्योंकि H का मान ही 0 हो गया, जबकि H होना चाहिए था। हाइड्रोकार्बन है, आपको पता ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो H होना चाहिए था, इसलिए मेथाइन नहीं होगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं C2। अगर C2 रखता हूं तो एथ है, एथ में आयन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। अब एथाइन का फार्मूला क्या होगा, तो 2 रखिए तो C2 क्या होगा, C2H2 क्या होगा, C2H2, 2 2 जब 4 माइनस 2 यानी H2 हो जाएगा जब आप इसमें रखोगे तो, है ना। तो चलिए एथाइन हो गया। अब इसका हमें बनाना है संरचना, तो कैसे बनाएंगे, देखिए 2 कार्बन है तो 2 लिख दिया कार्बन, H कितने हैं तो 2 है, दोनों में 1 1 दे दूंगा। तो चलिए इधर दे दिया इसको 1, इधर दे दिया इसको 1। अब देखिए कार्बन कार्बन को 3 बंध से जोड़ दूंगा, कितने बंध से, 3। देखिए 3 तो डंडी हो गया, एक और इधर दे दूंगा, एक और इधर दे दूंगा, हो जाएगा ये एथाइन। क्या हो जाएगा, ये एथाइन। यानी एथाइन का हो गया ये संरचना सूत्र। आ रहा समझ में। ऐसे ही आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रोपाइन, है ना, प्रोपाइन का संरचना सूत्र और सूत्र क्या होगा, है ना, अणु सूत्र और संरचना सूत्र प्रोपाइन का क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये हमारा जो था हाइड्रोकार्बन टॉपिक्स, ये पूरा हाइड्रोकार्बन टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको अब पढ़ाऊंगा IUPAC पढ़ाने वाला हूँ, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC नाम हम लोग देखने वाले हैं कि IUPAC नाम कैसे निकालते हैं, पद्धति क्या है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट क्या है। आप अगर ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आप IUPAC नाम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।